एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने 22 जुलाई से संसद मार्च का आह्वान किया हुआ है, जिसके बाद किसान आंदोलन व आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए संसद भवन की सड़क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद की 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही संसद की कई स्तरों में सुरक्षा की गई है। तो वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली जिला पुलिस को नई दिल्ली इलाके में कोई भी ट्रैक्टर के न प्रवेश करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने दिन भर संसद के आसपास गश्त लगाई। किसानों ने आज को संसद की ओर मार्च करने का ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी के अनुसार मॉनसून सत्र के दौरान संसद के बाहर किसानों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने भाजपा के संसदीय दल के साथ बैठक की, जिसमें पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपने सभी नेताओं से कहा, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। प्रधानमंत्री ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने और कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ऐसे समय में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही है, विपक्षी दलों का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया, प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही सत्र के दूसरे दिन 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी, मगर पेगासस जासूसी विवाद को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद मात्र 4 मिनट बाद ही लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। वहीं राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। केरल में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं सरकार द्वारा बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई है और 15% से अधिक कोरोना दर वाले इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति देकर लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर ढील देने के लिए सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा, राज्य सरकार ने ट्रेडर समूह के दबाव में बाजार खोल दिया। सरकार का हलफनामा चिंताजनक है। बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। इसके साथ ही कहा, ढील से कोविड-19 का और ज्यादा प्रसार होता है तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल केरल सरकार द्वारा अधिसूचना को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। भारत में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए पाबंदियों में ढील दी जा रही है, मगर अभी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पाबंदियों को आगे बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में असम सरकार ने राज्य के 5 जिलों जोरहाट, गोलाघाट, विश्वनाथ, सोनीतपुर और लखीमपुर में जारी प्रतिबंधों को 1 सप्ताह तक बढ़ाने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा, राज्य के 5 जिलों में कोविड-19 की उच्च सकारात्मकता दर के कारण पूर्ण लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा। बता दें, मामलों में बढ़ोतरी के कारण ही इन जिलों को 7 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। वहीं उत्तराखंड सरकार भी कोरोना कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हवाई यात्रियों को RT-PCR या रैपिड एंटीजन परीक्षण रिपोर्ट के बिना राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जबकि गुजरात सरकार ने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करके 60% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी है।
कोरोना काल में लंबे समय से बंद पड़े स्कूल अब दूसरी लहर के धीमे पड़ने के बाद खुलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन करते हुए आगामी 26 जुलाई से 11वीं व 12वीं स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। वहीं राज्य में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी। सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। विद्यार्थी जुलाई महीने में सप्ताह में 2 तथा अगस्त माह में सप्ताह में 4 दिन विद्यालय आ सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कक्षाएं शुरू करने के संबंध में आपदा प्रबंधन समितियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितंबर से नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होगा। कक्षा के 50% विद्यार्थी इस 50% अगले 2 दिन आएंगे। इस प्रकार एक सप्ताह में 4 दिन स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर वृद्धि होने लगी है, जो चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि आज आए मामलों में कुछ राहत है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,093 मामले सामने आए हैं। मगर राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। 45,254 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 374 लोगों की महामारी के कारण जान चली गई है। कोरोना से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,11,74,322 है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,06,130 है। केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। मॉनसून की दस्तक के बाद देश के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से संबंधित घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हो गए हैं और 4 अन्य के डूबने की आशंका है। बारिश के कारण मुंबई और दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जगह जगह जल जमाव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कलवा इलाके में लगातार बारिश के कारण झुग्गी बस्ती पर एक विशालकाय पत्थर के लुढ़कने से एक परिवार के 3 नाबालिगों सहित 5 सदस्यों की मौत हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए तथा पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए अगले 24 घंटों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहने और कुछ अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों के नियंत्रण के मुद्दों पर दोनों पक्षों के वार्ता पर राजी होने के बाद पहले दौर की बातचीत 28 जुलाई को जिनेवा में होगी। गौर करने वाली बात है, पिछले महीने ही जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस मुद्दे पर वार्ता के लिए राजी हुए थे। इस वार्ता के माध्यम से भविष्य में हथियारों पर नियंत्रण के लिए और उनकी सीमित संख्या के लिए ग्राउंड वर्क करना है, जिससे इसमें चरणबद्ध तरीके से कमी लाई जा सके। पिछले कई महीनों में अमेरिका और रूस के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तनातनी, खींचातानी और बयानबाजी का सिलसिला बना हुआ है, मगर जिनेवा में हुई वार्ता के बाद से संबंधों को दोबारा सुधारने और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस बैठक के बाद दोनों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ हटने की उम्मीद भी बढ़ गई थी। इसी बैठक में परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर आने वाले समय में दोनों देशों के विशेषज्ञों की बैठक करने पर भी विचार किया गया था और 28 जुलाई को हो रही ये बैठक इसी का रिजल्ट है। चीन आए दिन कोई न कोई चालबाज हरकत कर रहा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव में अब चीन एक बार फिर से भारत को घेरने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक नया वायु सैनिक अड्डा बना रहा है। चीन भारत को युद्ध के लिए ललकारने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आए दिन कोई ना कोई नापाक हरकत चीन द्वारा की जा रही है। शिनजियांग प्रांत के शाकची इलाके में युद्ध विमानों के संचालन के लिए नए वायुसैनिक अड्डे का निर्माण हो रहा है। ये एयरबेस इस क्षेत्र में चीनी वायुसेना की कमी को पूरा करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़ाकू विमानों के लिए बन रहा चीन का ये नया एयरबेस काशगर और होगान के मौजूदा एयरबेसों के बीच में आता है। ये दोनों एयरबेस
लंबे समय से भारतीय सीमा पर लड़ाकू अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना ने वापसी कर ली है, लेकिन उसके बाद से ही तालिबान में आतंक बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज राष्ट्रपति भवन पर हुए रॉकेट हमले ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जब राष्ट्रपति अशरफ गनी बकरीद की नमाज में हिस्सा ले रहे थे तब ये हमला किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति भवन और ग्रीन जोन के आसपास के इलाकों में 3 रॉकेट दागे गए। ईद की नमाज के वक्त राष्ट्रपति भवन के पास काबुल में बाग ए अली मर्दन, चमन ए होजोरी क्षेत्रों में और मनाबे बसारी क्षेत्र में रॉकेट से हमला किया गया। गौरतलब है काफी लंबे समय से इस जगह पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच संघर्ष चल रहा है। अफगानिस्तान में लंबे समय तक रहने के बाद अमेरिकी सेना लौट गई है, जिसके बाद तालिबान वहां कब्जा करता नजर आ रहा है।